नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दरअसल हम जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपको इससे पहले लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत बताया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। दरअसल मैं बता दूं कि पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, अपने अपनी बातें, अपने अपने मत कहें। उसी क्रम में हम जब आज देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो एफ.बी. टेलर ने दी है, जिनका नाम फ्रैंक ब्रूसली टेलर है, तो इन्होंने अपना महाद्वीपीय सिद्धांत जो दिया वो किस उद्देश्य से दिया और क्यों दिया, और उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई। दरअसल जो एफ.बी. टेलर का जो मुख्य उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि जो टर्शियरी काल में जो पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, जो मोड़दार पर्वत हैं, उनकी उत्पत्ति से रिलेटेड इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। जब हम टर्शियरी काल के पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित जब जो बात टेलर कह रहे हैं, उनमें इन्होंने बताया कि जो उत्तर से दक्षिण जो पर्वत फैले हुए हैं, चाहे वो रॉकी हो चाहे एंडीज हो, और पृथ्वी पर देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, चाहे हिमालय हो या आल्पस हो या और भी कई सारे पर्वत आपको एटलस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आखिर कैसे हैं उसकी हम बात करते हैं। दरअसल जब हम ग्लोब को देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि पृथ्वी पर आपको दो तरीके के यहाँ पर पर्वत देखने को मिलते हैं। जब आप उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर अमेरिका में आपको रॉकी देखने को मिलेगी, रॉकी पर्वत श्रेणी, और दक्षिण अमेरिका की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एंडीज पर्वत श्रेणी। बाकी अगर जो आप यूरोप में देखेंगे तो आपको मध्यवर्ती यूरोप में आपको आल्पस दिखेगा। भारत में जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, भारत के उत्तर मतलब नेपाल के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है हिमालय पर्वत। तो आखिर जो ये पर्वत श्रृंखलाएं जो फैली हुई हैं, ये कैसे फैली हुई हैं, इनको लेकर के इनके दिमाग में, टेलर के महोदय के दिमाग में बातें चल रही थी। आखिर ये कैसे बने हैं, उनका कारण क्या है, तो उन्होंने अपना इसके ऊपर सिद्धांत दिया। अब इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसको बोला जाता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। आखिर क्या है उसकी आइए बात करते हैं। दरअसल इन्होंने बताया कि क्रिटेशियस काल में, जो क्रिटेशियस काल में जो हम देखते हैं, तो क्रिटेशियस काल में इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी पर दो भूखंड थे, दो भूखंड में एक उत्तर की तरफ था जिसको बोला गया अंगारा लैंड, जो दक्षिण की तरफ था उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लारेसिया भी कह सकते हैं, लारेसिया अंगारा लैंड में पढ़ते हैं ना। वो उत्तर की तरफ दरअसल देखेंगे जो दो भूखंड इन्होंने बताया कि एक उत्तरी ध्रुव की तरफ था जिसको बोला गया लारेसिया, और दक्षिण की तरफ था उसको गोंडवाना लैंड। देखिए मैंने बताया हुआ है, ये आप देख रहे हैं उत्तर की तरफ, मतलब पूरी पृथ्वी पर दो ही क्षेत्र थे भूखंड के, एक उत्तर की तरफ था और एक दक्षिण की तरफ था, एक उत्तरी ध्रुव पर और एक दक्षिणी ध्रुव पर। इनका क्या हुआ कि अब अभी हम आपको बताएंगे कि जब इनका प्रवाह होगा तो कैसे पर्वतों की उत्पत्ति होगी। इन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में, तो इन्होंने बताया कि उत्तर की तरफ था लारेसिया और नीचे की तरफ था गोंडवाना लैंड। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो स्थलखंड है, स्थलखंड जो है वो सियाल के बने हुए हैं, हल्के हैं, और जो जल क्षेत्र सीमा भारी के ऊपर तैर रहे हैं। अभी इनकी आलोचना भी इसी तथ्य के आधार पर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इनकी आलोचना कैसे होती है। दरअसल जो सिद्धांत इन्होंने बताया, हम लोग सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, इसकी कमियां भी हम देखेंगे कि आखिर सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो इन्होंने बताया जो स्थलखंड, जैसे लारेसिया इसका स्थलखंड है, वो क्या है, वो बना हुआ है सियाल का। सियाल का मतलब जान लें, सियाल सीमा नीफे हम लोग पढ़ते हैं ना, सियाल सिलिका एल्युमिनियम। तो जो जल क्षेत्र है वो सीमा का बना हुआ है। तो जो स्थलखंड है, स्थलखंड सीमा के ऊपर तैर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। दूसरा इन्होंने, अब ये तो बातें हो गई, अब आइए बात करते हैं कि आखिर ये जो महाद्वीप जगह हैं, जो भूखंड से उत्तर में और दक्षिण में ये विषुवत रेखा की तरफ आते हैं, कैसे आते हैं, इन्होंने क्या बताया, इससे रिलेटेड हम आपको चीज़ें बताते हैं। दरअसल आइए देखते हैं जो एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उद्देश्य था टर्शियरी युग के मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना। जब टर्शियरी युग के मोड़दार पर्वतों को देखते हैं तो आपको उत्तर, दक्षिण और पूरब से पश्चिम देखने को मिलते हैं। उत्तर से दक्षिण मैंने बताया रॉकी और एंडीज है, पूरब से पश्चिम आल्पस और हिमालय है। और दूसरा मैंने बताया कि क्रिटेशियस काल में मुख्यतः दो भूखंड थे, लारेसिया था और गोंडवाना लैंड था। लारेसिया उत्तरी ध्रुव और गोंडवाना लैंड दक्षिणी ध्रुव पर स्थित थे। अब इसमें इन्होंने बताया कि दरअसल हुआ है कि ये इसी क्रिटेशियस काल में, दरअसल बताएं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में ऐसा हुआ कि जब पृथ्वी जो थी काफ़ी तेज़ी से घूर्णन कर रही थी, जो घूर्णन करने की वजह से, जो केंद्रापसारी बल की वजह से, जब कोई चीज़ आप तेज़ घुमाते तो बाहर की ओर जाती है ना, बाहर की ओर जो फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम उसको कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पृथ्वी के जब काफ़ी तेज़ी से घूर्णन करने की वजह से क्या हुआ कि पृथ्वी का जो एक भाग था वो टूट करके अलग हो गया,
और पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ जिस तरीके से पृथ्वी घूर्णन कर रही थी, इस तरीके से इसी के साथ साथ इसकी परिक्रमा करने लगा। अब देखेंगे, जब हम पृथ्वी पर देखेंगे तो हमें आपको देखने को मिलेगा वो भूखंड कहाँ पर था, कौन सा टूटा। तो इन्होंने बताया कि जो ये वाला जो प्रशांत महासागर के पास का हम क्षेत्र देखते हैं, वहाँ से निकला चंद्रमा, मतलब चंद्रमा ही जो भूखंड था वो निकल करके अलग हुआ और इसके साथ परिक्रमा करने लगा, जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। अब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अब आप ये थ्योरी दी है, अब ये सही है गलत है इसकी भी हम बात करेंगे। तो इन्होंने जो ये थ्योरी बता रहे हैं वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से चंद्रमा निकला, चंद्रमा निकलने की वजह से क्या हुआ, इसके आसपास रोटेट करने लगा। अब इस पर दो बल काम करने लगे, एक था टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल, दूसरा ये था कि जो भूमध्यरेखीय बल, उसकी भी हम बात करेंगे। तो जब पृथ्वी से जो भूखंड इसका निकल गया तो पृथ्वी हल्की हो गई, हल्की होने की वजह से इसकी घूर्णन शक्ति और तेज हो गई, पृथ्वी और तेजी से घूमने लगी, और तेजी से घूमने की वजह से जो उत्तर की तरफ लारेशिया और दक्षिण की तरफ जो गोंडवाना लैंड थे, ये भूमध्य रेखा की तरफ आने लगे। अब इस पर घूर्णन की वजह से क्या हुआ कि जो केंद्रापसारी बल की वजह से जो उत्तर की तरफ लारेशिया और दक्षिण की तरफ जो गोंडवाना लैंड था वो विषुवत रेखा की तरफ ये आने लगे। और जो विषुवत रेखीय बल की वजह से क्या हुआ कि जब इसकी तरफ आते हैं तो यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी। दरअसल जब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, जो आप डायग्राम लारेशिया और गोंडवाना का जो आप देख रहे हैं, तो लारेशिया और गोंडवाना कैसे हैं। लारेशिया दरअसल आप जो देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से उत्तरी ध्रुव पर होगा, पूरा इस तरीके से होगा ना, जिस तरह मैंने बताया इस तरीके से। तो ये क्या हुआ कि ये इस तरफ आएंगे तो सीधी बात है ये करीब रेडियल तरीके से क्या हुआ कि इन पे दबाव पड़ा और इसकी वजह से क्या हुआ, ये टूट गया। टूटने की वजह से ये स्थिति बनी कि यहाँ पर आप बैफिन की खाड़ी आप देख रहे हैं और भी जो आपको उत्तर की तरफ देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कई सारी जो भूखंड के टूटने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे जो घाटियाँ खाड़ी वगैरह इनका निर्माण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से दक्षिण की तरफ भी हुआ। दक्षिण की तरफ जब हम देखेंगे तो वो भी अरीय तरीके से हुआ, मतलब कि कुछ हिस्सा इस तरफ जा रहा है, कुछ इस तरफ। अरीय का मतलब होता है कि जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे ये आप मान लीजिए ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर ये भूखंड है, ये कोई भूखंड है। अब भूखंड में क्या हुआ कि अरी में हुआ कि ये पूरा भूखंड टूट रहा है, भूमध्य रेखा की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से टूटेगा तो ये वाला हिस्सा टूट के मान लीजिए अलग हो गया, तो ये कुछ हिस्सा इस तरफ से आएगा, मान लीजिए कुछ हिस्सा इसके इस तरफ से इधर आएगा, कुछ हिस्सा इस तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ आएगा। तो टूटने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी खाड़ियाँ बनी, घाटियाँ बनी और बहुत सारे यहाँ पर आपको छोटी छोटी जलराशियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर भूखंड के टूटने से वो खाड़ियाँ वगैरह आपको देखने को मिली। इसी तरीके से दक्षिणी क्षेत्र में भी मतलब जो गोंडवाना का जो क्षेत्र था, गोंडवाना लैंड का, यहाँ से टूटने की वजह से रॉस सागर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इन्होंने बताया। और ये जब भूखंड आपस में आए और इसे टकराने की वजह से क्या हुआ कि जो कि ये उत्तर दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, इनके टकराने की वजह से क्या हुआ, पर्वतों की उत्पत्ति हुई। जो ये पर्वत बने, ये कैसे पर्वत थे, ये पूरब से पश्चिम वाले पर्वत थे। देखिए इन्होंने इनको मुख्य रूप से सिद्ध दो बातें करनी थी, एक पूरब से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम की बात तो इन्होंने तय कर दी, बता दिया कि विषुवत रेखा की तरफ जो ये आ रहे थे, जो भूखंड की वजह से क्या हुआ, आपस में टकराने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। तो ये तो पूरब से पश्चिम की बात इन्होंने बता दी। अब बात आती है कि उत्तर से दक्षिण इनको समझाना था कि आखिर उत्तर से दक्षिण जो पर्वत आए बने वो कैसे बने, उनकी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। दरअसल आइए हम बात करेंगे, जब मैंने बताया अभी क्रिटेशियस काल में जो चंद्रमा था उसकी उत्पत्ति इन्होंने बताया। जो क्या हुआ कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और उस टाइम पे ये काफ़ी पास में था पृथ्वी के, तो इस वजह से उस टाइम पे टाइडल फोर्स काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, मतलब ज्वारीय बल। अब ज्वारीय बल क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। दरअसल मैंने बताया कि जैसे ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगा रही है, पृथ्वी क्या इस तरीके से चक्कर लगा रही है और चंद्रमा भी इस तरीके से लगा रहा है। लेकिन जगह पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी काफ़ी तेजी से चक्कर लगा रही है, लेकिन चंद्रमा उतनी तेज चक्कर नहीं लगा पा रहा है, इसलिए चंद्रमा जो होता है वो पीछे छूट जाता है। पीछे छूटने की वजह से, ऐसे पहले मैंने ज्वार की वीडियो में बताया था कि जो क्या होता है, ज्वार जो होता है वो जो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है ना, उल्टी दिशा में, दरअसल मैंने बताया था आपको। उसी तरीके से इन्होंने बताया कि जब जो ज्वारीय बल काम कर रहा था वो किस तरफ काम कर रहा था, वो काम कर रहा था पूरब से पश्चिम की तरफ, और पृथ्वी घूर्णन कर दी पश्चिम से पूर्व की। इस तरह से पृथ्वी घूर्णन कर रही थी और ये उसकी उल्टी था, क्योंकि सीधी बात है जब इस तरीके से पृथ्वी घूर्णन करेगी, चंद्रमा उसके सापेक्ष नहीं रह पाएगा, तो क्या होगा, सापेक्ष ना होने की वजह से पृथ्वी के आगे निकल जाएगी, चंद्रमा पीछे रह जाएगा। इस वजह से इसका टाइडल फोर्स जो मैंने बताया था, जो एम्फीडोमिक पॉइंट जो मैंने बताया था ज्वार की वीडियो में, आप लोग उसको पढ़े होंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है,
तो पृथ्वी जिस तरीके से अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो चंद्रमा उसके सापेक्ष, यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी आगे बढ़ जाएगी, चंद्रमा वहां पर नहीं रह पाएगा, तो पृथ्वी के घूर्णन के बाद में हो तो उसकी स्थिति ये बनती है कि उसके सापेक्ष चंद्रमा नहीं रह पाता और पृथ्वी आगे चली जाती है। इस वजह से होता है कि जैसे जलधाराएं भी आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, जलधाराएं लगभग आप देखेंगे विषुवत रेखा पर पूरब से पश्चिम की तरफ। उसी तरीके से टाइडल फोर्स काम करता है। टाइडल फोर्स क्या करता है कि जैसे इस क्षेत्र पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए, जैसे ये भी मैं बता रहा था आपको, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरीके से घूर्णन करेगी, चंद्रमा उसके सापेक्ष नहीं रह पाएगा, इसलिए चंद्रमा का जो गुरुत्व क्षेत्र होगा, मतलब कि जो इसका एम्फीडोमिक पॉइंट होगा वो इस तरफ घूमने लगेगा। इसकी वजह से ये स्थिति बनी कि जो चंद्रमा का जो टाइडल फोर्स था उसकी वजह से जो भूखंड थे वो खिसकने लगे। भूखंड, ये भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति इन्होंने बताई थी, अभी हम बताएंगे कि आखिर भूखंड खिसक पाएंगे कि नहीं खिसक पाएंगे। तो भूखंड के खिसकने की वजह से, जैसे ये यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में भूखंडों के खिसकने की वजह से जो आसपास का जो दक्षिण अमेरिका के आसपास या उत्तर अमेरिका के आसपास का जो उत्तर अमेरिका का जो पश्चिमी तट आप देख रहे हैं, वहाँ पर नदियाँ बहुत सारी गिरती हैं, उनका जो मलबा था चाहे वो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में, वहाँ की वजह से वो भूखंड पूरा दक्षिण अमेरिका इस तरफ खिसकने लगा। दक्षिण अमेरिका के खिसकने की वजह से क्या हुआ कि एंडीज, और उत्तर अमेरिका के खिसकने की वजह से रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने बताना ये क्या चाह रहे थे। मुख्य रूप से इनका कहना यही था कि दरअसल जो टाइडल फोर्स की वजह से क्या था कि जैसे पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी जो घूर्णन कर रही, चंद्रमा उसके सापेक्ष नहीं पा रहा है, तो उसके क्या हुआ कि जो कह सकते हैं कि जो ज्वारी बल था, मतलब कि जो कर्षण बल जो हम लोग पढ़ते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि भूखंडों जो था वो उसके इतनी ज़्यादा उस पर घर्षण पड़ने लगा, उसको भूखंड को वो इतना ज़्यादा फोर्स की वजह से उसको पीछे ढकेलने लगा। क्योंकि जब कोई चीज़ इस तरह घूम रही है और कोई चीज़ इसको इस तरह, मान लीजिए जैसे कोई चीज़ इस तरह घूम रही, पृथ्वी इस तरीके से घूर्णन कर रही, मान लीजिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरीके से घूर्णन कर रही है। अब इसमें मान लीजिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई चीज़ फंसा दीजिए, मतलब कोई भी ऐसा कर दीजिए कि ये दक्षिण अमेरिका या मान लीजिए अमेरिका या मान लीजिए दक्षिण अमेरिका, इसको यहाँ पर आप ग्लोब में ही कील धंसा दीजिए इसमें, और कील धंसाने के लिए पृथ्वी तो घूर्णन करेगी, घूर्णन करने की वजह से ये वाला हिस्सा क्या होगा, इस तरफ खिसकने लगेगा ना, ये वाला हिस्सा इस तरफ खिसकने लगेगा। खिसकने की वजह से क्या हुआ कि ये जो दक्षिण अमेरिका इस तरफ खिसका, उसकी वजह से यहाँ पे जो मलबा जमा हुआ था, नदियों के द्वारा अवसाद थे, उनकी वजह से क्या हुआ, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में रॉकी और एंडीज पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। ये इन्होंने बताया था। तो मैंने आपको मुख्य रूप से बताया कि इन्होंने कैसे कैसे, तो एक तो उन्होंने उत्तर से दक्षिण वाला बताया कि विषुवत रेखा की तरफ आने की वजह से ऐसा हुआ। दूसरा इन्होंने बताया कि ये टाइडल फोर्स की वजह से जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भूमध्य रेखीय बल और ज्वारी बल की वजह से उत्तर से दक्षिण, चाहे वो रॉकी हो चाहे एंडीज हो, ऐसे पर्वतों का निर्माण हुआ जो उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत थे। तो इन्होंने मुख्य रूप से ही बात बताई। अब इसमें बात ये आती है कि दरअसल इनकी इसी के ऊपर आलोचना की जाएगी कि आखिर जो ये फोर्स बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा लग रहा है ऐसे ऐसे, मतलब चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर देना, मतलब सीधी बात है कि चंद्रमा का जो टाइडल फोर्स इतना ज़्यादा लगने लगा कि वो भूखंड को खिसका दे, तो इसकी वजह से भी इनकी आलोचना की जाएगी, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो इन्होंने मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, चंद्रमा की उत्पत्ति भी इन्होंने पृथ्वी से बताई, और जहाँ से चंद्रमा का जो भूखंड पृथ्वी से अलग हो गया क्रिटेशियस काल में, तो वहाँ पर उस जगह पे पानी भरने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर आज के टाइम पे आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है। ये बताया था उन्होंने। हालांकि आगे चल करके ये सब जो इनकी धारणाएं थी वो सही साबित नहीं होती हैं, और वर्तमान समय देखेंगे तो चंद्रमा पे जो चंद्रमा की जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी से ज़्यादा पुरानी है। इस वजह से ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। बाकी बिग बैंग थ्योरी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो वो अलग स्थिति बनती है। तो इन्होंने ऐसी बातें बताई। तो अब ये बातें, अब चूँकि चंद्रमा उस टाइम पास में था, अब धीरे धीरे दूर जा रहा है, ये भी बात आप जानते हैं। अब इसी के ऊपर इनकी आलोचना होगी, टेलर की आलोचना। अब देखिए इन्होंने दोनों बातें जो है ठान के आए थे कि उत्तर दक्षिण और पूरब से पश्चिम, दोनों बातें इन्होंने बताई। रॉकी एंडीज, अल्पस हिमालय, वो इन्होंने अपना तय कर दिया कि पूरब से पश्चिम को भूमध्य रेखीय बल से सेट कर दिया, और उत्तर दक्षिण को रॉकी और एंडीज से सेट कर दिया, रॉकी और एंडीज को ज्वारी बल से सेट कर दिया। तो ये बातें इन्होंने बताई। अब इसमें मुख्य रूप से इनकी आलोचना किस आधार पर की जाएगी, कि इसमें आलोचना की जाएगी टेलर ने
जो टर्शीरी रुगीन पर्वतों की व्याख्या की, लेकिन जो उससे पहले के पर्वत है उनकी व्याख्या कौन करेगा, मतलब वो कैसे बने उनके बारे में। लेकिन हालांकि इन्होंने बताया ही यही था कि मुझे इन्हीं पर व्याख्या करनी है कि टर्शरी युग की, तो ये इन्होंने इनकी इसके ऊपर आलोचना की जाती है कि आखिर इससे पहले के कैसे बने थे पर्वत, उनकी बात जो, क्योंकि जब पूरा पूरा भूखंड आपने वहाँ पर लेकर के चले गए तो उन भूखंडों पर कौन कौन से पर्वत कैसे कैसे बने थे उनकी बातें कौन करेगा। दूसरा इसमें आलोचना हुई कि ज्वारीय शक्ति से पर्वतों का निर्माण संभव नहीं है। सीधी बात है कि ज्वारीय शक्ति अगर जो इतनी तेज कोई चीज़, मान लीजिए अभी मैंने बताया कि इस तरीके से पृथ्वी घूर्णन कर रही है और पृथ्वी घूर्णन करे इतनी तेजी से कि हम घूर्णन कर रही है, अब इसमें किसी भूखंड को खिसक जाए, इतना ज़्यादा जोर लगा दीजिए, अभी मान लीजिए इसमें मैं कील धंसा दूँ कि मुझे दक्षिण अमेरिका को इस तरफ खिसका देना है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका खिसकाने की वजह से फिर एक कंडीशन यह है कि पृथ्वी का घूर्णन ही रुक जाएगा, इतना ज़्यादा गजो, मतलब कि वर्तमान समय का जो टाइडल फोर्स है उससे करीब 1000 गुना ज़्यादा टाइडल फोर्स अगर जो लगेगा तभी महाद्वीपों का खिसकाव संभव है। लेकिन अगर जो इतना ज़्यादा टाइडल फोर्स होगा तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो करीब 1 वर्ष में रुक ही जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पृथ्वी का जो टाइडल फोर्स की वजह से कि जो पर्वत हैं वो खिसकने लगें, मतलब कि जो महाद्वीप हैं वो भूखंड खिसकने लगें, ऐसा नहीं हो सकता है ज्वारीय बल से। और इन्होंने बताया कि अत्यधिक दूरी तक प्रवाह बताया, इन्होंने बताया कि उत्तर में लारेशिया, दक्षिण में गोंडवाना लैंड, यहाँ से खिसकाया पूरा पूरा भूखंड लड़ा दिए आपस में, तो उससे इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन कहने का मतलब यही है कि इतनी दूरी का जो प्रवाह इन्होंने बताया है इसको भी वैज्ञानिकों ने इसको सही नहीं बताया कि इतनी, क्योंकि जो पर्वतों के निर्माण को लेकर के इनको अपनी बात सेट करनी ही थी, तो आप थोड़ी दूरी पर भी कर सकते हैं। हालांकि इनकी आलोचना जो करने वाले लोगों को भी आलोचना हुई, बताया कि भारत के संदर्भ में देखिए अफ्रीका के मोजाम्बिक के पास से होता हुआ भारत कहाँ से कहाँ तक चलाया, तो ऐसा नहीं है कि अत्यधिक दूरी का प्रभाव बताया, एक तरीके से सही भी है, लेकिन हालांकि आलोचना कई तरीके से इनकी की जाती है। इसके बारे में जो मैंने बताया मुख्य पॉइंट है ये कि टर्शरी युगीन पर्वत जो इन्होंने बताया, दूसरा इन्होंने जो एक तो चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से बता दी, ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो जाता है कि आखिर ऐसा। तीसरा है इन्होंने देखो एक स्थलखंड हल्के हैं, जल क्षेत्र भारी हैं। अब सीधी बात है कि एक पॉइंट उन्होंने बताया कि जो स्थलखंड अगर जो हल्का है और जल क्षेत्र भारी है तो उसके ऊपर तैर कैसे सकता है, ये बात इस पर है। क्योंकि जो हल्का भूखंड है, भूखंड हल्का है और जल क्षेत्र भारी है, तो उसके ऊपर वो तैर कैसे रहा है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई कि जो भारी है तो उसके ऊपर हल्का तैर कैसे रहा है, इसके ऊपर भी हुआ। अगर जो ये भारी ये हल्का कर देंगे तो ये उस पर स्थित कैसे है, स्थिर कैसे, उसके ऊपर भी बातें होने लगी। तो ये सब बातें ऐसे इनके ऊपर हुई। अब आगे चल करके जब वेगनर का जो सिद्धांत आएगा वो भी कुछ इसी तरीके से कटघरे में खड़ा होगा, उनकी भी आलोचना की जाएगी, लेकिन उनका सिद्धांत कुछ अलग तरीके से, वो पेंजिया को लेकर के आते हैं, उसमें डिवीजन बताते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हम बात करेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। जो ये वीडियो था वो था मुख्य रूप से टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसमें आपको मुख्य रूप से यही जानना है कि इनका मुख्य उद्देश्य टर्शरी युग में मोड़दार वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना था, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम फैले पर्वत थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि क्रिटेशियस काल में मुख्यतः जो भूखंड थे वो 2 भागों में विभाजित थे, उत्तर की तरफ लारेशिया, दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड था। और आगे चल करके पृथ्वी पर जो कह सकते हैं कि जो भूखंडों की जो स्थिति थी, या कहें भूखंडों की विस्थापन को लेकर के पृथ्वी पर मुख्य रूप से 2 बल कार्य कर रहे थे, एक भूमध्यरेखीय बल, दूसरा ज्वारीय बल। भूमध्यरेखीय बल के संदर्भ में इन्होंने बताते हैं, तो इन्होंने बताया कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास में था, नज़दीक पे था, तो उस पर क्या हो रहा था कि पास होने की वजह से एक तरीके से कह सकते हैं कि टाइडल फोर्स और भूमध्यरेखीय बल दोनों, तो एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे थे। और भूमध्यरेखीय बल जो इन्होंने बताया कि जो चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ तो पृथ्वी का भार हल्का होने की वजह से चंद्रमा के जो पृथ्वी की जो रोटेशन थी वो काफ़ी तेज़ हो गई, और उससे तेज़ होने की वजह से अब केंद्रीय बल की वजह से भूखंड उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे। भूमध्य रेखा की ओर खिसकने की वजह से पर्वतों के मतलब कि भूखंडों के आपस में टकराने की वजह से ये स्थिति बनी कि जो पूरब से पश्चिम फैले हुए जो पर्वत थे उनकी उत्पत्ति हुई। आगे चल करके दूसरा बल इन्होंने बताया टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स इन्होंने बताया कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष नहीं रह पाता है, मतलब कि उसकी स्थिति उसके एक समान नहीं रह पाती, पृथ्वी ज़्यादा तेज़ी से घूर्णन करती, चंद्रमा उसकी अपेक्षा उतनी तेज़ घूर्णन नहीं कर पाता है, इसलिए चंद्रमा उसका जो टाइडल फोर्स है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगता है। इसकी वजह से भूखंड जो थे वो
खिसकने लगे। इसी तरीके से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी के जब का निर्माण हुआ, क्योंकि वो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका टाइडल फोर्स की वजह से खिसकने लगे, और जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के जो पश्चिमी किनारे पर स्थित मलबा था वो ऊपर उठने लगा, उसकी वजह से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। आलोचना में आप कह सकते हैं कि आलोचना टेलर के टर्शियरी युगीन पर्वतों की ही व्याख्या करते हैं, इससे पहले पर्वतों की व्याख्या नहीं करते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि ज्वारीय शक्ति से पर्वतों का निर्माण हुआ, जबकि ये वास्तविकता में असंभव है, क्योंकि ज्वारीय बल से किसी पर्वत के निर्माण में या किसी महाद्वीप को विस्थापित करने के लिए करीब 1000 गुना बल अधिक होना चाहिए, तब जा करके वो किसी भूखंड को स्थापित कर सकता है। अगर जो इतना ज़्यादा भूखंड होगा, अगर जो इतनी ज़्यादा बल कार्य करेगा, तो पृथ्वी का घूर्णन एक तरीके से कह सकते हैं बंद हो जाएगा। इन्होंने अत्यधिक दूरी तक प्रवाह को भी बताया, जो कि एक तरीके से उस टाइम पे आलोचना भी की जाती है, लेकिन आगे चल करके भारत के संदर्भ में वो सही भी रहा। लेकिन ये पूरा जो आप देखेंगे तो एक तरीके से कह सकते हैं आगे आने वाले वैज्ञानिकों के लिए जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिन्होंने बताया इन्होंने, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्ग प्रशस्त करती है, आगे आने वाले लोग इसको सीख सकते हैं। आज के टाइम पे भी टेलर का जो सिद्धांत इन्होंने दिया वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि चर्चा का विषय भी रहता है, और दूसरा आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं वैज्ञानिकों के लिए आप कह सकते हैं कि बता दिया कि हाँ ये भी था, क्योंकि इससे पहले चतुष्फलक सिद्धांत था, वो उन्होंने अपना सिद्धांत सिकुड़न के ऊपर दिया, तो इस तरीके से, लेकिन इन्होंने अपना सिद्धांत अलग तरीके से और काफ़ी एक तरीके से नए तरीके से बताया। हालांकि आगे चल करके जब वेगनर का सिद्धांत आएगा तो थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा और इसमें चीज़ें ऐड होंगी, और लगभग इसी तरीके का सिद्धांत वो भी रहेगा, लेकिन उसमें पेंजिया वगैरह आएगा, वो काफ़ी वो क्योंकि वो वनस्पति को लेकर के बातें करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर उनका क्या सिद्धांत था। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।